आईआईटी तो आपने अपना सिविल सब्जेक्ट छोड़ करके आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया। जी सर। इधर आपने बीएससी भी कर रखी थी इसमें मैथमेटिक्स। नहीं सर, वो क्लास 10th और 12th का सर। 12th में क्या सब्जेक्ट पीसीएम है? पीसीएम सर। फिजिक्स मैथमेटिक्स है। जी सर। सीएमएस लखनऊ। यस सर। कहाँ से ब्रांच? सर गोमती नगर। आपके संस्थापक कौन है? सर श्री जगदीश गांधी जी। बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे लेबर करते रहते हैं जी। वो उनकी एक खूबी बताइए। एक खूबी। सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मतलब इतना बड़ा पूरा साम्राज्य जैसा है सीएमएस, उसके बाद भी वो बहुत ही थोड़ा एक ही मतलब सिंपल सी ड्रेस पहनते हैं, एक गाड़ी में चलते हैं जो कि बहुत सालों से है। एम क्या है? सर एम सर वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी की बात होती है तो, लेकिन उनका अपना एम क्या है? सर नोबेल पीस प्राइज की बात होती है। जी सर। आपने इंजीनियरिंग किया, जी सर। आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते थे। सिविल इंजीनियर इंडिया को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिविल इंजीनियर की नीड है। फिर आप सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के और वहाँ आईआईटी, जिसपे कि इंडियन गवर्नमेंट एक आईआईटीएम पे बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है, आपने आईआईटी में पढ़ा। एक हो सकता था जो कैपेबल स्टूडेंट हो, आपने इंजीनियरिंग छोड़ के अब गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने का सोचा। क्यों, क्या कारण था? सर मुख्य कारण में सर ग्रेजुएशन के समय ही जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मैं इसके अक्रॉस आया, मतलब सर ह्यूमैनिटीज़ के प्रति थोड़ा मेरा रुझान बढ़ा सर। एक रुचि हुई जानने के लिए कि हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी सब कैसे काम करती है। तो सर थोड़ा बहुत एक टिल्ट आ गया कि कुछ सिविल सर्विसेज और एंथ्रोपोलॉजी सबको लेके पढ़ते हैं। सर रही बात की सर जो सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं सर हेल्प ही करेगी मैं आगे जहाँ पे भी जाऊँगा। नहीं, आपने सिविल इंजीनियरिंग से लेके एक लड़के के सभी लोग अपने चीज़ें पे कर दिया। जो सिविल इंजीनियरिंग करके सिविल इंजीनियर बनता तो हो गया, तो आपने उसको किया। जी सर। और फिर सर बट ये और अच्छा है ना सर कि मैंने वहाँ का भी ज्ञान लिया और इसको भी जोड़ के मैं अब ज़्यादा बेहतर तरीके से जहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ पे मैं अपना एनर्जी सर दे सकता हूँ सर। सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, जी सर। इंजीनियर्स को लेजीनेस जो होती है, इंजीनियर्स के लिए एक आजकल एक वर्ड उनके साथ अटैच हो जाता है। तो क्या आपको लगता है ऐसा सही है? सर ऐसा पूरी तरीके से तो मैं नहीं सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि सर कभी कभी ये होता है कि हमारा सर जो करिकुलम डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि आखिरी के समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो सर कहीं ना कहीं उस मामले में शायद लोग थोड़ा जो बाकी का समय होता है जब एग्ज़ाम नहीं आने वाला होता है तब शायद इतना सीरियसली ना पढ़ें, वो एक कारण हो सकता है सर। बट मैं पूरी तरह से तो नहीं सहमत हूँ इस बात से। कैसे हम आप बता सकते हैं कि एक गुड इंजीनियर जी सर। एक गुड सिविल सर्वेंट भी हो सकता है? कैसे आप बताइए। सर एक गुड इंजीनियर का काम है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हो उनको सर उन्हीं में से कम मूल में बेस्ट इकोनॉमी देके वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बना सके। तो सर कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटर में भी है कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके पास वो उन्हीं को सही से उपयोग करके मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम आउटपुट की तरफ बढ़ सके। तो सर ये दोनों में इंजीनियर है तो जो इनफैक्ट वाला कोई रूल बना रहा है इंजीनियर, अब उसमें क्या डिफेक्ट दिखता है? क्या वो अपना यूटिलाइज नहीं कर रहा है पूरी एनर्जी? सर माफ़ी चाहता हूँ सर, एक बार कि कोई रोड बना रहे हैं, रोड बना है, तो रोड में तो अपना तो पूरा अपना रिसोर्स अप्लाई करना चाहिए, तो क्या वो नहीं कर रहा है? इसकी वजह से रोड एक साल 2 साल टूट जाती है। क्या नहीं कर रहा है? कुछ क्या कर रहा है? सर कर रहे होंगे, मतलब कभी कभी कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक कमी हो गई कि सही से कॉम्पैक्शन नहीं करी गई सॉइल की, या फिर जो सर वहाँ पे जो लोग वो आपको यही जानना चाह रहे हैं कि लैकनेस आ जाती है कि इंजीनियर्स को साइट पर जाना चाहिए। यदि कोई कैनाल बन रही है तो उसमें एक सर्टिफिकेट लगता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखता है कि मैंने इसको पैदल चल करके पूरे यहाँ से वहाँ तक देखी है, उसमें कोई मंदिर मस्जिद इस टाइप से चीज़ें इस कैनाल में नहीं आ रही हैं। और मैक्सिमम ग्रेडियंट तो जानते सुना होगा, ग्रेडियंट मैक्सिमम ग्रेडियंट में मिल जाती है, तो पानी प्रोपरली ग्रेडियंट मिलना चाहिए, एक सर्टिफिकेट लगाता है। और क्या वो घर बैठे लगा देते हैं, जी ने कहा कि लगा दीजिए, तो दिख के लगा नहीं गए नहीं, वो तो पैदल चल सब है, उसने पैदल चल के देखा उसने
क्योंकि नहर तो ऐसे चुनी मुनी खेती वो तो सोच जाएगी ना, घर जाएगी नहीं, जी सर, जी सर। तो फिर तो पहले चल के देखना पड़ेगा, ऐसे तो दिखता ही नहीं है। तो उसी का सुना आपने क्वेश्चन किया था, आप लेजीनेस हो जाते हैं। 5 जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताइए कौन से। जी सर, सर न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में 5G सर बहुत अहम है। उसके अलावा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, सर उसके अलावा सर ब्लॉकचेन एक बहुत प्रमुख टेक्नोलॉजी है। और एक नई टेक्नोलॉजी चैटबॉट अभी आजकल फेमस हो रही है। तो ये प्रमुख। चैटबॉट से आप क्या समझते हैं? सर चैटबॉट एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक मशीन के तहत हमें चैट करने में, मतलब रिप्लाई करने में हेल्प करता है। वो ऐसा प्रतीत दिलाता है कि सामने कोई इंसान ही बैठ के हमारा रिप्लाई कर रहा है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का। चैटबॉट में 3 प्रोसेसेस यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सर माफ़ी चाहता हूँ सर इस बारे में मुझे। एक चैटबॉट का नाम बताइए। सर अभी चैटबॉट जीपीटी काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है सर। ये है क्या चैट जीपीटी? सर अभी तक जो चैट बॉट्स आए हैं उनमें एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर, मतलब उनकी प्रोग्रामिंग होती थी। ये जो जीपीटी है इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा प्रयोग करके उसको एक अलग ही लेवल पे ले गया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा जो उसका जो उत्तर दे रहा है वो चैट पे, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया सर, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो गया है। तो जो चैट जीपीटी है किस कंपनी का है? सर इस बारे में मुझे नहीं पता है सर। और बार्ड के बारे में सुना? BARD सर ये शायद गूगल का है, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर। गूगल का है। ये लोगों को 5G के बारे में जो है कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, ओके, वो क्या गलत इंफॉर्मेशन है लोगों के बीच में और कैसे आप उसको रिजॉल्व करेंगे? सर गलत इन्फॉर्मेशन एक सर मैं याद कर पा रहा हूँ कि कुछ अफवाह फैली थी कि जो उसके सिग्नल्स हैं उसकी वजह से बहुत ही हेल्थ को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से। एक फेमस एक्टर ने इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया था। जी सर, जी सर। जूही चावला। जी जी सर। हाँ, तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? सर ऐसे प्रॉब्लम में सर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इसमें, इस विषय में, जो कि एक ऑब्जेक्टिव तौर से बता सकें कि नहीं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतने लेवल की हैं जो कि बॉडी को हार्म नहीं कर सकती हैं, उसको सर मीडिया में लाकर पब्लिक तक, एक आम आदमी तक उसकी बात पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे जो कैसे लोगों को आप कैसे अवेयर करेंगे इसके बारे में? सर मेरे ख्याल से मीडिया का और लोकल लीडर्स का प्रयोग करा जा सकता है सर। लीडर्स सर जो कम्युनिटी लीडर्स हो गए उनके थ्रू सर। अच्छा, आपने ये कहा कि करिकुलम की डिजाइन इस तरीके से है कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसमें लास्ट टाइम पे ही पढ़ना पड़ता है, तो वो करिकुलम का डिजाइन क्या है जिसकी वजह से लास्ट टाइम पे आपको पढ़ना है? सर मतलब थोड़ा जो एग्ज़ाम और टेस्ट के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं और जो आखिरी में जो सिलेबस जितना कराया जाता है, तो सर उस बेसिस पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंतिम समय में ही बहुत सारा कोर्स बच जाता है। तो सर कल परसों एग्जाम है और पूरा किताबें आज की रात रात करनी पड़ती हैं। ये सर नहीं, तो ये करिकुलम की डिजाइनिंग है या फिर जो इंस्टीट्यूशनल ये मतलब लैकिंग है, या क्या है? एक होता है करिकुलम की डिजाइन, इसी तरीके से आपको इस टाइम ड्यूरेशन में पढ़ना है, जी सर, जी सर। ठीक है। और एक होता है कि ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है या करिकुलम प्रॉब्लम है? सर इस मामले में मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, बट सर कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है सर। जी सर। अच्छा, आपने लिखा है अपने हॉबीज में एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, तो एक टर्म एक्सप्लोर है, एक टर्म टूर, जी सर, एक विजिट, जी सर, जी सर। तो थोड़ा सा समझाइए और फिर ये भी बताइए कि एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस का क्या मतलब है? जी सर, सर एक्सप्लोर करना मतलब कि वहाँ पे बस एक टूरिस्ट की तरह जाके पहुँच के और जो वहाँ की फेमस चीज़ें हैं वो देखना नहीं, पर सर जो वहाँ का जो फील है, जो ओवरऑल हर एक जगह अपनी एक यूनिक ज्योग्राफी, अपना यूनिक कल्चर, वहाँ का खाना पीना, रहना सहना, वहाँ के लोग का जो वर्ल्ड व्यू है, उस पूरे चीज़ को एक्सपीरियंस करना सर, कहीं ना कहीं मैं उसको एक्सप्लोर न्यू प्लेस में मानता हूँ सर। अच्छा, तो मतलब एक्सप्लोर करने का तो इसका क्या बेनिफिट देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में या सिविल सर्विसेज में जब आप आएंगे, क्योंकि ये आपकी हॉबी है, तो इसको कांस्टेंट भी आप रखेंगे, तो आगे फिर इसको आप कैसे देखते हैं अपनी मतलब सर्विस की ड्यूरेशन में, या उससे कैसे बेनिफिट इसको देख रहे हैं? सर
एक बेनिफिट तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, क्योंकि नई जगह जाते हैं तो नए नए लोगों से एक सहजता से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर पाते हैं। उसके अलावा सर जो एक फीलिंग होती है अस वर्सेस देम की, कि हम इस एरिया के हैं, वो इस एरिया के हैं, हम यूपी के हैं, वो स्टेट के हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो सर जब कहीं ना कहीं जब हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो वो फीलिंग जाने लगती है। एक लगता है कि ओवरऑल हम एक ही देश के हैं, हम कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट हमें सेम यूनाइटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। और सर तीसरी चीज़ सर टॉलरेंस भी कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि दूसरे कल्चर्स के प्रति जो एक्सेप्टेंस की भावना है वो सर बढ़ती है सर थोड़ा। अच्छा, आप बैडमिंटन प्लेयर भी हैं अंडर 15 में? जी सर। अच्छा, तो ये स्टेट लेवल का है? जी सर, स्टेट का। मेडल आपका स्टेट का है, मेडल लिखा था हाँ सर, स्टेट का। स्टेट का लेवल में है। जी सर। अच्छा, तो ये नेशनल लेवल स्टेट लेवल क्या है, मतलब बैडमिंटन में भी? जी तो सर। इसको थोड़ा सा हाँ बताइए कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, फैसिलिटीज के मामले में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सर जैसे जैसे सर लेवल बढ़ता जाएगा तो नो डाउट जो फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार खर्चा करती है हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर पे वो बढ़ता चला जाता है। तो सर नेशनल कैंप्स जैसे लगते हैं तो वहाँ पे कोचेज़ बहुत ही वेल ट्रेन कोच होते हैं, प्लस सर जो ट्रेनिंग होती है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डाइट होती है, इन सब पे सर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। वो सर कहीं ना कहीं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे थोड़ा मिसिंग रहता है। तो बैडमिंटन अंडर 14 आपने मेडल लिया जी सर। और अभी आपकी एज मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे लगभग हाँ लगभग 27 से 28। तो 14 साल हो गए फिर छोड़ दिया आपने या अभी भी मतलब बैडमिंटन कर रहे हैं? सर मतलब फिर पढ़ाई का प्रेशर आ गया सर, तो वो जो फॉर्मल तरीके से तो खेलना नहीं हुआ। अब ये है कि सर मतलब 1 घंटा के आसपास कभी निकाल लिया। आपका प्रेशर तो एग्जाम से ऐसे दिख रहा है कि 10th में आपके जो मार्क्स थे वो 95% हैं, 12th में 91 हैं, ग्रेजुएशन में 69 सर। तो ये तो नंबर कम आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर मैंने गेम छोड़ दिया इस वजह से, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है। जी सर। सर मतलब एक तो पहली बात है वो अंडर 14 10 से पहले की बात थी, मतलब 8वीं 9वीं तक की। और सर दूसरी बात है कि सर थोड़ा ग्रेजुएशन में कम मार्क्स मिलते हैं रिलेटिवली, जैसे बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं तो मतलब आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने पूरा मेहनत किया था जिससे कि आपके मार्क्स आपने पढ़ाई भी की? नहीं सर, और मेहनत करी जा सकती थी थोड़ा सर। बाकी जगह भी जैसे मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी वगैरह इन सब। अभी इन्वेस्टर समिट यूपी में हुए हैं, क्या विजन और मिशन लेकर इस तरीके की समिट मतलब का आयोजन किया गया था इस बार उत्तर प्रदेश में? जी सर। सर सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक जो ब्रांड यूपी को सर मिशन है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, जिसमें लगभग 33 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। तो वो क्या होगा इससे, कम से कम करना होगा क्या, लाभ क्या होगा यूपी को? सर इससे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे जॉब्स क्रिएशन, यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, GSDP बढ़ेगी। तो सर ओवरऑल एक जो सिटीजन्स के लिए, एक आम आदमी के लिए उम्मीद है कि एक अच्छी लिविंग हम क्रिएट करी जा सकती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप किस प्रकार की आर्थिक संभावनाएं देख रहे हैं भविष्य के रूप में, भविष्य में रोजगार उन्मुखी जो है, तो किन क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि रोजगार क्रिएशन की संभावनाएं ज्यादा है उत्तर प्रदेश में? सर 2-3 क्षेत्र जहाँ पे दिख सकता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है रोजगार की, वो सर एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा हम लोग ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर स्टेट रहे हैं, बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ही डाइवर्स प्रोड्यूस है हमारी। तो उसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल बैकबोन प्रोवाइड हो सकता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। क्या है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? सर जिन भी इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर को हम रॉ मटेरियल यूज़ करके उनको वैल्यू ऐड करके कुछ नए प्रोडक्ट्स बना देते हैं वो। सर जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, सर जैसे कि जो जैसे कि जूस बना दिया हमने, जैसे चावल का, गेहूं का, हमने इसका कुछ मिठाई बना दी, मतलब कुछ भी ऐसा हमने कर दिया जो कि क्लास स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो एक तो एग्रो बेस्ड हो गया, और कहाँ? उसके अलावा सर टूरिज्म क्षेत्र में मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि फिर से यूपी की बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म, जैसे रामायण सर्किट है, बुद्धा सर्किट है। अच्छा, टूरिज्म की बात आपने की, तो काशी, मथुरा, अयोध्या, तीन प्लेसेस का बहुत तेजी से नाम आ रहा है।
स्पेशल रिलीजन्स के रेफरेंस में। जी सर। ऐसे अदर धर्मों के बारे में कुछ प्लेसेस का नाम बताइए जो यूपी में हो और फेमस। सर अदर धर्म में जैसे कि बुद्ध धर्म से लेकर एसोसिएटेड हमारे यहाँ सारनाथ है, कुशीनगर है, संकीसा है। उसके अलावा सर सूफिज़्म की बात करी जाए तो लखनऊ की स्थिति देवा शरीफ एक बहुत ही पॉपुलर जगह है सर। और सर और अभी इतना ही मुझे याद आ पा रहा है। ये बताइए, नेशनल यूथ डे मनाया जी सर। इस बार का थीम क्या था? सर क्षमा चाहता हूँ सर, ये मुझे याद नहीं है सर। ठीक है, किसके बर्थ के सेलिब्रेशन में मनाया जाता है, किस डेट पे यूथ डे? सर ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। पुस्तक का नाम बताइए, किसी पुस्तक। सर राजयोग उनकी एक पुस्तक है सर। और कोई रिकॉल करना है? बस एक ही। सर योग से जुड़ी ही कई सारी उनकी पुस्तक हैं, जैसे ज्ञान योग, धर्म योग, यही सब सर। मतलब बहुत अच्छे से तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी सर। बजट इस बार का आपने देखा? जी सर। बजट में अमृत काल जी का सर। यूज हुआ है, वैसे अमृत काल से क्या समझते हैं? सर अभी हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इस 75 से लेकर जब 100 वर्ष हमारे पूर्व होंगे 2047 में, तब तक के काल को अमृत काल बोला जा रहा है, जिसमें हम उम्मीद रखते हैं कि इंडिया एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ अग्रसर हो, और एक मीडियम इनकम कंट्री की तरह उभर के आए आगे सामने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सर। का सामाजिक क्षेत्र में क्या है? सर सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है कि जो इंडिया में एक बहुत ही बड़ी क्लास डिप्रेस्ड क्लास के रूप में जो रहती थी, जिनको ट्रेडिशनली एक्सप्लॉइट किया गया, उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, तो सर कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी बातें वोकल रखकर उनको एक इक्वालिटी के दर्जे पे लाने की कोशिश करी, और अल्टीमेटली सर उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वो प्रोएक्टिव रहे, जिसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में हर एक नागरिक को एक बराबर दर्जा रख के और इक्वालिटी के हम लोग ने काफ़ी प्रयास करने की बात करी गई है सर। तो ये एक उदाहरण बता दीजिए संविधान का जिसकी वजह से सबको इक्वल रखा हुआ है, कोई एक चीज़ बता दें। सर जैसे कि वोटिंग राइट्स देखा जाए तो हर किसी को सामान्य वोटिंग राइट्स। एक ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कोई दो सामाजिक समस्या जो प्रमुख रूप से आते हैं, ये सोशल इशू है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कौन सी? सर एक समस्या मेरे हिसाब से गरीबी को मानेंगे। अभी भी काफ़ी रीजन्स में पोवर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी समस्या सर मेरे हिसाब से हेल्थ प्रॉब्लम भी है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या है ये? जी सर। सामाजिक समस्या है कि सोशल प्रॉब्लम की बात? जी सर एक इनइक्वालिटी भी सर बोली जा सकती है, जो अलग अलग क्लासेस और रीजन्स में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी सर थोड़ा प्रेवलेंट है। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी बड़ी है, ठीक है। बार बार बात आती है कि उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्यों मतलब खंडन कर दिया है। क्या आपसे कितना सहमत है उत्तर प्रदेश के विभाजन को? सर मैं विभाजन को लेकर सहमत नहीं हूँ सर। रीज़न बीइंग सर क्योंकि इतने बड़े स्टेट होने के कई सारे फ़ायदे भी हैं, और सर जो पहले प्रॉब्लम्स थी रीजनल इम्बैलेंस की, वो नए नए स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के थ्रू पूरे प्रदेश को बहुत ही सहज ढंग से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि अभी जो नया गंगा एक्सप्रेसवे कार्यरत है, वो एक छोर को दूसरे छोर से ऑलमोस्ट जोड़ने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से सर इतना बड़ा स्टेट है, वो नई नई पोटेंशियल्स प्रोवाइड करता है, नई नई लोगों को उम्मीदें लेके आता है। तो सर मेरे ख्याल से अभी विभाजन तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। भारतीय संविधान जो निर्माण हुआ, जी सर। उस पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दो प्रभाव होते हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य को लेकर चले थे, कौन से ऐसे मूल्य थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में? जी सर। सर इन मूल्यों में पहला मूल्य मैं लिबर्टी मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन में भारतीय नागरिकों को वो लिबर्टी नहीं मिलती थी जिसकी हमें ज़रूरत है। और दूसरा सर मैं इक्वालिटी की बात करूँगा कि भारतीयों को एक सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता था, जिनके कई सारे अधिकार नहीं मिले थे। तो इन चीज़ों का बिल्कुल संविधान पे देखने को असर मिला कि
ये सब हमारे पिलर्स बने एक तरह से संविधान के कि इनको एक्ट बनाकर तो इक्वलिटी ला दी थी। एक्ट में कहीं ऐसा बात कहीं नहीं। जितने एक्ट बनाए हुए हैं अंग्रेज के थ्रू तो उन्होंने इक्वलिटी ही लाई। सर बट वो बात नहीं करते थे, बट इनडायरेक्टली वो लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रखते थे सर, रेशियल। एक आप डीसी लिखा है। जी सर। हाँ, इसलिए बताएं फुल फॉर्म। सर ये डिप्टी कलेक्टर और एक इसी और मीनिंग होती है, और खाएंगे दूसरा है कि इसी आइडिया सीखा है आपने। सर एसडीएम भी इनको नहीं एसडीएम ठीक है, डीसी का फुल फॉर्म। डीसी का फुल दूसरा वाला नहीं जानते। नहीं सर। डीवाईएसपी लिखा है, डीएसपी। सपोज आप सिलेक्ट एसडीएम बन गए, ठीक है, एसडीएम आप सिलेक्ट हो गए और कलेक्टर ने आपको अपने सामने बुला लिया, तो कैसे जाएंगे? बुलाया नहीं, 10 मिनट पहुंचेगा, हम लोग होंगे एसडीएम साहब 10 मिनट, क्या करेंगे? सर जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पहुँच के रिपोर्ट कर दिया फिर बाकी साहब। जी सर। अब स्टेशन में सूचना भेज दी, पुलिस स्टेशन में सब एजेंट सब आ गए। अब सर फिर उनको ग्रीट करेंगे सर, और जो भी बात होगी उस पे विषय पे चर्चा करेंगे सर। वो जब हंस लौट के आया तहसील आ गए, तो तहसील में पता लगा कि यहाँ आए तो 500 लोग आपको बंगला में रखे, जनता आई 500 घेरे हैं, और रिश्तेदार जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कह रही है, कोई कह रही है सब भाग गए। क्या बता आप क्या समझ नहीं गए थे, तो भाग गए, वो है हम तो ही बैठेंगे, रात भर बैठेंगे। जो लीडर आगे रहता है कहीं सब करता रहता है, तो लोग बैठो कोई बात नहीं, जब तक सामने नहीं है उठना नहीं है, बैठे रहो, हमारी बात हम आगे मानेंगे, वो अपना कुछ बोलता रहता है। अब आप अब आप क्या करें? जी सर। सर पहले तो सर अगर इतनी भीड़ है तो सर मैं कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी भी इंश्योर करूंगा कि ऐसा ना हो कि बहुत ही वायलेंट क्राउड हो और मैं उसमें बीच में घुसूं जिसकी वजह से कुछ हानि हो जाए। सर मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण है कि क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रखी है, और कुछ ना कुछ प्रयास करके मैं उस भीड़ को कम करने की कोशिश करूंगा। जैसे सर उनमें से कुछ जो जो लीडर जैसे लोग होंगे मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा, उनको सांत्वना दूंगा कि आपकी जो जो परेशानियां हैं उसको जल्दी से जल्द उसका निवारण किया जाएगा, और सर धीमे धीमे फिर मैं क्राउड को हटाने की कोशिश करूंगा सर। और गए घर थके मारे रहे और गए घर में सो गए खा करके, और सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। तो 5 बजे मॉर्निंग में कोई फोन आया, फोन उठाएंगे, अटेंड करेंगे, नहीं उठाएंगे नहीं, आपके पर्सनल नंबर पर आया है या सीडी नंबर पर आया है? सीडी नंबर पर आया है, पर्सनल वाला बंद ही कर रखा नहीं था, सीडी नंबर पर कॉल आई, उठाएंगे कि नहीं? जी सर उठाएंगे सर। अच्छा ठीक, उठाएंगे। अब क्या वार्ता होगी इससे, क्या लिखना, क्या लेंगे उसका चलिए। जी सर, मतलब बात करेंगे कि क्या स्थिति है बाहर की, कैसा चल रहा है और क्या करना चाहिए। अगर पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो सर उसके भी अकॉर्डिंगली काम करना होगा, वहीं से परिस्थिति के हिसाब से सर कार्य करेंगे सर। एसडीएम का चेयरमैन पोस्ट है, क्यों, क्या चेयरमैन सर? सर मेरा मानना है कि एसडीएम का जो कार्य का दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है। अलग अलग, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोसेस हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, एक किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हो, तो सर हर जगह एक अहम भूमिका निभाता है एसडीएम। तो सर यही मेरे ख्याल से एक बड़ा रीज़न है सर। एक अब तक 3 विभाग सुना होगा, जुडिशरी होती है, इसका कार्यपालिका व्यवस्था ही है, कार्यपालिका की आप सरकार की है ही, तो जुडिशरी वाले आपसे बड़ा वो रखते हैं, इससे क्या कारण? सर क्योंकि जो भी आपको ओपिनियन के अनुसार हो। सर मेरे अनुसार सर एसडीएम को भी काफ़ी जगह पे मैजिस्ट्रेरियल पावर्स दी जाती हैं, तो सर कभी इस मामले में सर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कुछ टसल हो सकता है। मैरिज किसे कहते हैं? सर मैरिज अभी सर जो एंथ्रोपोलॉजी की जो डेफिनेशन एक्सेप्ट कर दी जाती है वो कैथलीन गफ ने दी थी। उसके अनुसार सर मैरिज इज़ अ यूनियन बिटवीन अ वुमेन एंड वन और मोर अदर पर्सन्स such that the child born to the couple is recognized as legitimate to the social society
and is granted full social rights towards that society. तो इसमें मैरिज में जो नायर फैमिली के मैरिज होती है उसमें क्या यूनिकनेस क्या है? अगर मैं एक वर्ड में चाहूँ, सर यूनिकनेस ये है कि सर एक सेंटेंस वर्ड मतलब एक सेंटेंस में अगर आप ये बात करना चाहें। सर एक तो मैरिज का कोई रोल ज़्यादा नहीं है पूरे लाइफ में अगर डिफाइन की। परसेंट ऑफ फादर जी सर, यस तो रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप आजकल देखने में बहुत घटनाएं हो रही हैं, तो आपका क्या राय है लिविंग रिलेशनशिप? सर कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रही हैं और ये एक सोशल रियलिटी है, तो सर इसके बहुत अगेंस्ट तो जाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है कि इंडिविजुअल्स की लिबर्टी है, तो वो लोग जैसे रहना चाहे रह सकते हैं। और इसका सर कई बार ये होता है कि लोग मैरिज की कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए लिव इन में रहते हैं, तो सर ऐसी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि इतने केसेस बढ़ के आ रहे हैं, इतने सारे जो अलग अलग आजकल आते हैं, तो सर कहीं ना कहीं दोनों लोग को चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए ये देखने में कि वो किसके साथ रह रहे हैं। जो हमारा क्राइम बढ़ रहा है इसको कैसे आप कंट्रोल करना चाहिए, क्या करेंगे अगर आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करना हो, क्या करेंगे? सर मेरे हिसाब से सतर्कता बढ़ानी चाहिए सिटीजन्स में, और अगर किसी का कुछ कंप्लेन आ रही है किसी लड़का या लड़की की तरफ से कि उसको कुछ लग रहा है, कुछ जान की हानि हो सकती है या फिर कुछ भी उस पर अटैक हो सकता है, तो सर कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा प्रशासन को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा हर प्रकार की मदद करने के लिए। 12वीं के बाद हर स्टूडेंट के जहन में उठता है एक सवाल कि आखिर 12वीं के बाद क्या है उनके करियर की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी। 12वीं के बाद ये सारे कोर्सेज हमारे सामने ताथैया करने लगते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस को कर सकते हैं क्रैक, तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आईएएस बनने के सपने को कर सकते हैं साकार आकार के जूनियर आईएएस बैच के साथ। तो आकार के जूनियर आईएएस बैच का हिस्सा बनने के लिए आप अपकमिंग 23 अप्रैल को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तथा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आकार जूनियर आईएएस बैच के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, या इससे जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप हमारी ब्रांच पर आकर के विजिट भी कर सकते हैं।